My dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली ये जो वीडियो है वो आप सभी लोगों की डिमांड पर आ रहा है एंड आप लोगों ने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आ रहा है। साथ ही साथ में वीडियो के अंदर ना आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, एक बहुत ही सही चीज़ है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज और कंटिन्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही एक मोटिवेशन का मार्क होता है जो होता है। एंड अगर आप चाहते हो कि यही ऐसी चीज़ें, ऐसी सीरीज फ्री में आती रहें तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड या तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। कैसे हो यार आप लोग? स्वागत है आपका वापस से इस चैनल पे। और भाई साहब, आज का जो टॉपिक है ना, ये तुम्हारे मोस्ट अवेटेड टॉपिक में से एक था। तुमने डिमांड की थी भाई कि तुमको एक वीडियो चाहिए यूपीएससी पे, तो आ गया था कि तुमको उस टाइम प्रिपरेशन, मतलब तुम्हारे जो 11th में हो अभी, तुमको अभी प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए क्या? तो उसका हमने मिलके जवाब ढूंढा था और आई होप तुम कंक्लूजन तक पहुंच पाए थे। और यार वो मेरी एडवाइस नहीं थी, वो तुम्हारे टॉपर्स की एडवाइस थी, तुम्हारे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं। और कैसा एक्सपीरियंस भाई, जिनका 10 साल 15 साल 20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उनकी एडवाइस को तुम्हारे लिए समराइज किया गया था। ठीक है, तो आज हम इस यूपीएससी सीएससी का तुम्हारा डिटेल्ड सिलेबस देख रहे होंगे। सीएससी क्या होता है भाई? तुम्हारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। हम सीएससी की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा डिमांड में रहता है। और यार हम एक चीज़ और देखेंगे, तुम्हारे लिए सरप्राइज था, ये तुमने डिमांड नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ मैं लेके आया। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे भाई कि एलिजिबिलिटी क्या होती है तुम्हारे एग्जाम की, एज लिमिट क्या होती है इस एग्जाम की, अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं तुमको, तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा है, और भाई आखिरी में हम बात करेंगे कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं ये क्या है। आखिरी तक बने रहना, तुमको वो क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यार तुम्हारे ही एनसीईआरटी, तुम जो बुक अभी पढ़ रहे हो वहीं से डायरेक्ट उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मैं अगर 7th के बच्चे से पूछ लो तो उसको भी बन जाएंगे। तो मेक श्योर तुम आखिरी तक बने हो वीडियो में। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो यार। तुम तक ये वीडियो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि तुमने यहाँ पे डिमांड की थी टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़े हो। और यार यहाँ पे तुम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो तो वो चीज़ तुम्हारे लिए कुछ टाइम पे आ जाती है। तो मेक श्योर तुम यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। और भाई साहब, तुम्हारे लिए जो नोट्स आ रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं यार तुम्हारी स्कूल खुली नहीं है, तो तुमको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो यार पढ़ले.in पे जाओ, तुमको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर चालू करते हैं। लेक्चर क्या है? एक स्ट्रेटेजी वीडियो है तुम्हारा। ये हम बात कर चुके थे यूपीएससी क्या होता है, किस टाइप के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो हम यहाँ पे उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। तुम्हारा यूपीएससी सीएससी का एग्जाम के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिससे तुम्हारी ये पोस्ट मिलती हैं जो तुम्हारी एस्टीम्ड ड्रीम पोस्ट हैं, जो तुम सोचा होगा, IAS, IPS, IFS, हम इनकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा यार, उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना, वो तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार एक हम ब्रीफ में देख लेते हैं, चीज़ों को पूरा समझेंगे, बस एक जर्नी देख लो कि तुम्हारी कैसी होती है। भाई साहब, पहले तो ये जान लो, ये अपने आप में तुम्हारी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। तुम्हारा कोई भी एग्जाम तुम देख रहे होगे अभी तक, वो 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। ये भाई साहब तुम्हारा एग्जाम ही अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ का होता है। तुम्हारा प्री का नोटिफिकेशन आता है जून में, तुम्हारे इंटरव्यू खत्म हो रहे होते हैं फेब में। तो यार तुम देख लो, तुम्हारा ये जो अटेम्प्ट है ये खुद ही 8 से 10 महीने का हो गया। इसके पीछे तुम प्रिपरेशन कर रहे होते तो वहाँ पे तुम्हारे 5-6 महीने हो जाते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी जर्नी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले होता है तुम्हारा प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या होता है भाई, तुम्हारे 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का, एक CSAT का। ये क्या होते हैं, हम इन पे आ रहे होंगे अभी। ये MCQ टाइप होता है तुम्हारा। फिर तुम्हारा रिटन पेपर होते हैं भाई, और इसका ये 1 दिन में होता है, मतलब ये तुम्हारे पेपर दोनों एक ही दिन में हो जाते हैं, एक सुबह एक शाम टाइप से। तुम्हारा 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है भाई साहब, इसमें तुम्हारे 9 पेपर होते हैं, 2 तुम्हारे क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद भाई एक ऐसे होता है, 4 तुम्हारे जनरल स्टडीज़ के होते हैं, तुम्हारे 2 ऑप्शनल के होते हैं। तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? तुम जिनसे ग्रेजुएशन करते हो उन्हीं में से काफ़ी सब्जेक्ट यूपीएससी ने छांटे हैं और उससे तुम्हारी लिस्ट बनाई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो उसमें से तुम कोई भी ले सकते हो। तुम्हारा ग्रेजुएशन किस पे, उससे डिपेंड नहीं करता। तुम्हारी जिसमें तुम्हारी चॉइस जो है, तुम उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई तुम अगर वो क्वालिफाई करते हो, तुम इंटरव्यू में पहुंचते हो, और इंटरव्यू तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो तुम्हारा 275 नंबर्स का होता है। और भाई साहब तुम्हारा ये क्लियर हो गया तो बधाई हो, मिठाई खिला देना, तुम सिलेक्ट हो गए IAS, IPS, ICS तुम्हारी ड्रीम जॉब के लिए। ठीक है, तो तुम्हारी फाइनल लिस्ट कैसे निकलती है? तुम्हारे मेंस के मार्क्स से
प्लस तुम्हारे इंटरव्यू के मार्क्स है। प्री का काम क्या होता है, तुमको मेंस के लिए क्वालिफाई कराना बस, इसके बाद प्री का काम नहीं होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारी बहुत सारी पोस्ट होती है, IAS, IPS, IFS, IRS, IRTS। अब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, उस पर किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो यार एक चीज़ और जान लो, मान लो तुम्हारी सीट्स हैं, इस बार 1000 सीट्स का तुम्हारा नोटिफिकेशन आया, मतलब इस बार 1000 सीट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है। तो मेंस में तुम्हारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हारे प्री में लैक्स ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो तुम्हारे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे इसके अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब तुम्हारे 15,000 बच्चे मेंस दे रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे 3000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। और इसमें से फिर फाइनल लिस्ट आती है 1000 बच्चों की। तो तुम ये चीज़ समझ आ रहे हो, कलर थोड़ा मिक्स हो गया, लेकिन तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्या है, हम कब एलिजिबल होंगे, हम अभी दे सकते हैं क्या। तो इस चीज़ का मैंने जवाब पहले ही दे दिया था कि तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन नेसेसरी है, ठीक है। बिना ग्रेजुएशन के तुम नहीं दे सकते, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, तुम्हारा डांस में हो, ड्रामा में हो, किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा ग्रेजुएशन हो, वो ज़रूरी है। तो अब यार एज लिमिट पे बात करो, तुम्हारी एज लिमिट जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी में कोई भी बैठ सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 होती है और इनको 6 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं, मतलब 32 साल की उम्र तक ये अटेम्प्ट्स दे सकता है। और अटेम्प्ट्स कितने दे सकता है, 6। अच्छा, अगर 32 साल की एज में इसके 5 अटेम्प्ट हुए तो ये 6वां दे सकता है क्या, तो नहीं भाई, ये 6वां नहीं दे सकता, जो कि इसकी मैक्सिमम एज खत्म हो सकती है। अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मैंने समझा दिया यहाँ पे। इसी तरह OBC के लिए तुम्हारा 35 एज लिमिट है, 9 अटेम्प्ट्स हैं, और तुम्हारे ST/SC के लिए 37 एज लिमिट है, और इनके अटेम्प्ट्स 37 एज तक आते तक ये कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। और 21 ईयर के बाद ही होता है ये, मतलब मिनिमम एज लिमिट तुम्हारी 21 है, यहाँ पे ये नहीं लिखी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया तुमको। अब भाई तुम्हारा प्री एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होता है वो क्या होता है, तो भाई ये तुम्हारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, ये तुम्हारे मेंस तक पहुँचने की सीढ़ी होती है। इसमें तुम्हारे 2 पेपर होते हैं, एक तुम्हारा जनरल स्टडीज़ का, जिसको GS भी बोलते हैं सब। इसमें तुम्हारे 100 क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारा ये 200 मार्क्स का होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है, मैं बता चुका हूँ। और ये सुबह शाम वाला सिस्टम होता है, एक सुबह हो जाएगा, एक शाम को हो जाएगा। और इसी जो तुम्हारा पेपर 1 होता है, इसी के बेस में तुम्हारी मेरिट लिस्ट निकलती है। फिर पेपर 2 क्यों होता है भाई साहब, ये तुम्हारा क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 33% मार्क्स तुमको लाने पड़ते हैं 200 में से पास होने के लिए, ठीक है। ये भी 2 घंटे का होता है तुम्हारा। और इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मान लो कोई क्वेश्चन इसमें तुम्हारा, ये वाले में क्वेश्चन तुम्हारा रुको, हाँ, ये तुम्हारा यहाँ पे पेपर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो तुम्हारी अगर क्वेश्चन गलत करके है तो तुम्हारा कितना मार्क्स कटेगा, इसका 2/3 मार्क्स, सॉरी 1/3 मार्क्स, मतलब इसका 1/3 मार्क्स तुम्हारा कट जाएगा। तो अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो तुम्हारा 2/3 मार्क्स कट रहा होगा। ये वाले में, इसमें अलग रहेगा सिस्टम। इसमें 80 क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा सिलेबस देख लो भाई, सिलेबस किस हिसाब से होता है तुम्हारा GS पेपर होता है, पेपर 1। इसमें तुम्हारे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और अदर रिसोर्सेज, तुम्हारा जो मतलब जो भी तुम्हारा न्यूज़ वगैरह में रहे, ठीक है। और तुम्हारे इसमें क्या होता है भाई, CSET में तो तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन, तुम्हारा ये इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल ये मेंटल एबिलिटी, तुम्हारा बेसिक न्यूमेरिकल, मतलब तुम्हारे 10th के लेवल का मैथमेटिक्स आता है। अब ये नहीं कि तुम्हारे 10th का जैसा एग्जाम हुआ था वैसा ही पेपर आता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है, लेकिन तुमको अगर 10th तक की मैथ्स आती है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यार मैंने एक बेसिक सिलेबस बता दिया तुमको प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेंस का सिलेबस तुम्हारा बहुत डिटेल्ड होता है, ठीक है। तो तुम्हारा मेंस एग्जामिनेशन में आ जाओ भाई, तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया जून में, उसके बाद फिर मेंस होता है तुम्हारा बाद में, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन क्या क्या होता है, तुम्हारा UPSC सिलेबस देख लो मेंस का। तो भाई पहले तुम्हारे 2 कंपलसरी पेपर, ये तुम्हारे बस पासिंग वाले होते हैं, तुम्हारे इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तुम्हारे ये पासिंग वाले होते हैं। इंडियन लैंग्वेज तुम कोई भी ले सकते हो, अब वो इस चीज़ की कौन सी ले सकते हो, इस चीज़ पे हम आगे आ रहे होंगे। तुम्हारा फिर ऐसे होता है भाई, ऐसे कि तुम्हारे 2 पेपर हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा जनरल स्टडीज़ के तुम्हारे 4 पेपर हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो तुमने ऑप्शनल लिया होगा, मैंने बताया था ऑप्शनल तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। तुम्हारा इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल।
फिर तुम्हारा MBBS होता है, तुम्हारे ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है, मैंने सोशियोलॉजी बताया था तुमको पिछले स्ट्रेटेजिकल वीडियो पे, ठीक है। सोशियोलॉजी होता है तुम्हारा, एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे बहुत सारे इसमें होते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं तुम्हारे, तो बहुत सारे होते हैं, मैंने तुमको 10-12 बता दिए। मैथमेटिक्स हो जाता है तुम्हारा, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, तो इस टाइप से तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमको बेसिक बता दिए, यहाँ पे मैंने नहीं डाले थे। आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा क्वालिफाइंग पेपर जो पहला था हमने देखा था, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर क्या होते हैं भाई? पेपर है तुम्हारा कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में, मतलब जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं जो लैंग्वेजेस, वो 8th शेड्यूल में लिखी हैं। तुमको उतना डीप में अभी नहीं जाना, हम पढ़ रहे होंगे आगे। तुम्हारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेज लिखी हैं उनमें से तुम कोई भी एक ले सकते हो इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। ये तुम्हारा 300 मार्क्स का पेपर होता है। और तुम्हारा सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो ये भी 300 मार्क्स का, और ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसमें तुमको बस पास होना है। तुमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि तुमको कोई लैंग्वेज आती है। अगर तुम कहीं पे काम करोगे, तुम मेजर चीज़ क्या है, तुमको एक लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छे से। और यार तुम्हारी लैंग्वेज में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुम जिस पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हो वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यार मैंने एक तुम्हारे लिए मेजर जो पेपर होते हैं इसके बाद मैंने वो लिख दिए। तुम्हारा ऐसे राइटिंग होता है भाई साहब तुम्हारे 200 मार्क्स का, ठीक है। फिर GS पे आ जाओ तो तुम्हारा जनरल स्टडीज़ 1, फिर GS 2, फिर GS 3, GS 4, ठीक है। GS 1 तुम्हारा क्या होता है? इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतने सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सिर्फ तुम्हारा हिस्ट्री या जोग्राफी इंक्लूडेड नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे इंडियन हेरिटेज मतलब आर्ट्स वगैरह जो होता है यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर तुम्हारी जोग्राफी भी इंक्लूडेड है, वर्ल्ड और सोसाइटी दोनों की। तो ये सारे पेपर 200 मार्क्स के होते हैं ना तुम्हारे मेंस में। तो मैं मार्क्स का यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर इससे तुम्हारा GS 2 का पेपर होता है भाई साहब। GS 2 में तुम्हारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ये आती हैं। अब मैं बस यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए चीज़ों को, ठीक है। GS 3 में क्या होता है भाई साहब? GS 3 में तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो तुमने सुना होगा वो यहाँ पे आ जाता है। और इन सब में तुम्हारा जो न्यूज़ में रहता है अभी करंट में, वो टॉपिक साथ में चलता जाता है, ठीक है। अगर न्यूज़ में तुम्हारा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नया आया है तो अपने आप जुड़ जाएगा यहाँ पे, ज्योग्राफी से रिलेटेड आया है तो अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा GS 3 में टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, तुम्हारा इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तुम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो 10वीं पे, तो यार वो यहाँ पे काम आ रहा होगा अगर तुमको याद होगा तो। फिर तुम्हारा GS 4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, ठीक है। तुम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो वहाँ पे एथिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसका अलग से एक पेपर होता है। उसके बाद भाई तुम्हारा ऑप्शनल पेपर होता है 1 और 2, और ये तुम्हारे गेम चेंजिंग पेपर होते हैं। इस पे यार जिसकी अच्छी पकड़ है उन लोग की रैंक इन जनरल यही देखा गया है कि काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑप्शनल पेपर हो गए, और इन सब का टोटल होता है तुम्हारा 1750। तो तुम्हारा मेंस एग्जामिनेशन कितने नंबर का हो गया? 1750 नंबर का। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है अराउंड तुम्हारा 275 नंबर्स का, ठीक है। कितने लोग सिलेक्ट होते हैं हमने एक बेसिक बात कर ली थी वहाँ पे। और फिर ग्रैंड टोटल होता है भाई तुम्हारा 225 मार्क्स का। तो यार टॉपर्स के कितने मार्क्स आते होंगे तुमने ये सोचा होगा। अच्छा पहले पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर टॉपर्स के मार्क्स पे आएंगे। तो तुम्हारा इसके बाद कौन सा टेस्ट होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तुम यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो इंटरव्यू के नाम से, तुमको बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू दिख जाएंगे। ये हमारे अक्षर जैन सर हैं, इनकी 2018 में तुम्हारी 2nd रैंक आई थी। ये उनका मॉक इंटरव्यू है, शायद ये दृष्टि का है, शायद तुम देख सकते हो, ठीक है। ये मॉक इंटरव्यू था इनका, उसी की फ़ोटो है ये। तो तुम्हारी इसी टाइप से एक बेंच होती है तुम्हारे जो बैठते हैं, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, और उनके सामने तुम ऐसे बैठे रहते हो, और ये तुमसे अलग अलग तुम्हारे पर्सनैलिटी के हिसाब से, तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हारा डाफ जो होता है, मतलब जो तुम लिख के भेजते हो, डाफ अब क्या होता है ये तुम आगे समझ जाओगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार तुम्हारे टॉपर्स के मार्क्स कैसे आ रहे होते हैं? तो 2018 की मैंने लिस्ट लगाई है, थोड़ी ब्लर है लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख जाएगा, या फिर गूगल सर्च मार लेना बेसिक, ठीक है। ये तुम्हारे 2018 की है, 2019 की लेटेस्ट है, मैंने वो नहीं लगाई है, मेरे को 2018 की जल्दी मिल गई थी इसलिए मैं वो लगा दिया हूँ। तुम रोक के पढ़ सकते हो। और फिर से मैं यही चीज़ बोलूँगा भाई साहब, अभी से तुम इसको देख के एकदम स्टीम्ड अप मत हो जाना। अभी भी तुम NCERT पे ही कंसंट्रेट करना, ये नहीं कि अब तुमने वीडियो देख लिया तो बस आज से तैयारी तुम्हारी चालू है, अभी भी तैयारी चालू है अगर तुम इनको ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मैंने पिछले तुम्हारे वीडियो पे भी बोला था, यहाँ पे भी इस चीज़ को बोलूँगा। तो भाई साहब वही चीज़ जो भी बोली, अभी तुम कहाँ कॉन्सेंट्रेट करो? NCERT और न्यूज़पेपर में। तो यार यहाँ पे मैंने तुमको एक बेसिक नॉलेज दे दिया कि तुम्हारा पेपर कैसा होता है इन सब का। लेकिन यार अभी जाओ मत, तुम्हारे लिए मेन चीज़ अभी आज के वीडियो की अभी चालू हो रही है।
तुम्हारे एनसीईआरटी जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसमें से भी क्वेश्चन आता है क्या? तुम्हारे मन में ये सवाल तो आया होगा। तो हाँ भाई साहब, तुम्हारे इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, तुमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, मैंने वहाँ पे तुमको बोला था कि तुम अपना प्रीएम्बल देखो, ठीक है। क्यों बोला था? ये देखो तुम्हारा प्रीएम्बल वैसा का वैसा लिखा हुआ है, और ठीक है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पूरा पढ़ सकते हो। इसमें से हमसे पूछा है कि एक्स डू हार्डली ये अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव अवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये एक्स क्या चीज़ है, तुम पूरा पढ़ लेना, पूरा प्रीएम्बल पढ़ने मैं नहीं बैठ रहा हूँ। तो एक्स तुम्हारी डेट थी जहाँ पे अडॉप्ट हुआ था, और याद करो यहाँ पे डेट लिखी हुई थी, तो मैं तुमको आगे दिखा रहा हूँ प्रीएम्बल। तो यार ये तुम्हारा सीधे सीधे आंसर था 26 नवंबर 1949। ये हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे प्रीलिम्स में आए हैं, ठीक है। तुमको अगर विश्वास नहीं है तो ये देखो, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949, हाँ ये देखो, ठीक है। और वहीं पे एक्स है। मैं पूरा नहीं पढ़ा, तुम पढ़ते तो एक बार शायद फील भी आ जाती क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है भाई साहब, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। तुम्हारा अमेंडमेंट कौन कर सकता है भाई साहब? तो मैंने ये चीज़ भी तुमको बताई थी लेक्चर्स में कि सिर्फ लोकसभा जो रहती है वो अमेंडमेंट कर पाती है। तुम्हारे अभी आया नहीं है, लेकिन मैंने तुमको बताया था तुम्हारे लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये 1999 में आया है तुमको, और ये तुम आसानी से बता सकते हो अगर तुमको हल्का बहुत भी पॉलिटिकल नॉलेज है तो, ठीक है। ये भाई तो साहब, ये तो तुमको तुम्हारे लेक्चर का ही, तुम्हारे कोर्स का ही है। सेकंड चैप्टर जब हमने चालू किया था तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो यार इस चीज़ का हमने देखा था कि तुम्हारा आर्टिकल 24 जो होता है वो बोलता है, अगर तुमको रेलेवेंट नहीं लग रहा मतलब तुमने लेक्चर नहीं देखे अच्छे से, मैंने ये चीज़ तुमको पढ़ाई है, और ये तुम्हारे 2004 में आया था भाई साहब, ठीक है। अब थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लो। ये चीज़ तो यार, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं किसी 8th के स्टूडेंट के सामने भी रखूंगा तो भी जवाब दे देगा वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। इनमें से कौन सा स्टार है भाई साहब जो तुम्हारे अर्थ के नियरेस्ट में है? ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या? तुमको भी पता है सन है अपने नियरेस्ट स्टार, ठीक है। तो मेरे को बाकी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तुमने इन सब का नाम शायद सुना हो, ठीक है, अल्फा सेंचुरी का वगैरह का। ये तुम्हारा 1997 में पूछा गया था। अगेन ये तुम्हारे काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन ये तुमको बताना है मुझे कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एक मीटियोर क्या होता है यार, ये तुमने क्लास 6 में पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन। तो मैं सीधे सीधे आंसर में आ रहा हूँ तुम्हारा, अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है। ये तुम्हारी सीधे सीधे डेफिनेशन होती है। तुम्हारे 75 किलोमीटर अबव द अर्थ पे घुसता है, तो तुम्हारा जो तुम बोलते हो ना टूटता तारा, तो ये वो वाला तारा होता है तुम्हारा मीटियोर, ठीक है। आगे देखो, अब अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये चीज़ यार हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ही पढ़ी है अभी, ठीक है। तुम्हारा अर्थ का फॉर्मेशन जब हम देख रहे होंगे, तुम्हारा पिछला चैप्टर जो था द अर्थ, हमने उस चीज़ में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो यार मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे छोटी बहनें हैं, उन्होंने अभी तक ये आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है भाई तुम्हारा एस्ट्रॉइड्स। हमने ये फोटो भी देखी थी तुम्हारे लेक्चर में, ये सेम डिक्टो फोटो डली हुई है। तुम्हारा मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आता है? तुम्हारी एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो तुम्हारे स्मॉल प्लैनेट्स और लार्ज प्लैनेट्स को सेपरेट करता है, ठीक है, तुमको याद होगा। तो ये होती है तुम्हारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो यार ये देखो तुम्हारा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। और यार तुम्हारे लिए एक चीज़, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे डायरेक्टली आ चुके हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव्स में, तुम्हारे यूपीएससी में हो गया, तुम्हारे लॉ वगैरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे, ये तो सिर्फ यूपीएससी की बात की हमने यहाँ पे, तुम्हारे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो यार अगर तुम चाहते हो कि इस टाइप की कोई सीरीज आए तुम्हारे लिए कि जिसमें तुम रेगुलरली, वीकली, तुम्हारे डेली बेसिस पे, जिस हिसाब से तुम्हारा प्यार रहेगा उस हिसाब से तुम्हारे रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे लिए क्विज आए, तुम्हारे डायरेक्टली इन क्वेश्चन से रिलेटेड। क्यों तुम्हारे लिए रेलेवेंट क्यों होगा ये? क्योंकि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव्स में आए होंगे। तो यार अगर इस टाइप की तुमको कोई सीरीज चाहिए तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो और जल्दी से यार 7000 सब्सक्राइबर करा दो कि तुम्हारे लिए सीरीज आएगी। अगेन ये तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई तुम्हारा कॉस्ट नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए टोटली चीज़ें यहाँ पे फ्री मिल रही होंगी। लेकिन यार हमको भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, तो मेक श्योर तुम 7000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा रहे होगे। तो बस यार यहाँ पे आज लेक्चर को ख़त्म करते हैं और तुम्हारे वीडियो लेक्चर की ये जो तुम्हारी सीरीज़ रहेगी
इस पे मिलेंगे यार। तब तक के लिए तुम्हारे लेक्चर आते रहेंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ है तुम्हारी 7,000 सब्सक्राइबर के बाद मिलेगी। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करो और वीडियो को ध्यान से देखना दोबारा, तो अगर तुमको समझ नहीं आया हो। तब तक के लिए यार बाय।